हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मेज़रमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो इसके अंदर उन सभी मेजरिंग टूल और मेज़रमेंट्स का यूज़ होता है जिसे हमें अपने बेसिक लाइफ में या बेसिक फिटर के हमें अंदर यूज़ करते हैं। तो जो पहला पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है रेखी माप लेने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। रेखी माप से क्या संबंधित है, क्या संबंध है? रेखी माप एक सीधी रेखा को बोलते हैं। हमें कहीं भी अगर सीधी रेखा में अगर किसी भी चीज़ को मापना हो तो हम उधर पे स्टील रूल का यूज़ करते हैं। जो दूसरा पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्टील रूल प्रायः 6 इंच और 48 इंच या 150 mm से 600 mm साइज़ में पाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भैया स्टील रूल कितने साइज़ तक में पाई जाती है, तो आपको लिखना होगा 150 से 600 mm साइज़ तक में पाई जाती है। अगर इंचों में पूछा जाता है 6 इंच से लेकर 48 इंच तक आपकी स्टील रूल पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको एग्जामों में देखने को मिल जाता है कि स्टील रूल का साइज़ बताइए। तो आपको स्टील रूल का साइज़ बताना है 150 से 600 mm या 6 इंच से 48 इंच। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि इसका अल्पतमांक 1/64 इंच या 1/2 mm होता है। तो ये स्टील रूल का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट बता रहा है। तो जो स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है इंचों में वह होता है 1/64 इंच, या mm में पूछा जाता है तो 1/2 इंच यानी 0.5 mm होता है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है उसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि स्टील रूल का जो अल्पतमांक है वो मैट्रिक पद्धति में कितना होता है। तो मैट्रिक पद्धति में स्टील रूल का अल्पतमांक 0.5 mm या 1/2 mm होता है, और ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल का अल्पतमांक 1/64 इंच होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है स्टील रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है या इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए कि स्टील रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो उसका प्रयोग हम वर्कशॉप या इंजीनियरिंग कार्यों में किया जाता है। जो पांचवा पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्केल का प्रयोग ड्राफ्टमैन द्वारा नक्शे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो स्टील और स्केल दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो याद रखिए कि स्टील का यूज़ हम वर्कशॉप और इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं, और स्केल का यूज़ हम ड्राफ्टमैन जैसे नक्शों बनाने इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। 6 पॉइंट बोल रहा है कि स्टील रूल के ऊपर प्रायः क्रोम फिनिश किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील रूल के ऊपर किस प्रकार की फिनिशिंग की जाती है। तो स्टील रूल के ऊपर क्रोम फिनिश की जाती है। 7वां पॉइंट बोल रहा है कि स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए किया जाता है। तो स्क्राइबर का प्रयोग हम लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब सरफेस बनाते हैं तो उसके ऊपर हम पहले चॉक का लेप लगाते हैं, यानी हम मार्किंग करने से पहले उसके ऊपर लेपिंग की जाती है। तो वो चॉक की पर्सन जो किसी की भी लेपिंग हो सकती है, और उस पर लाइन खींचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया वो बोला गया है कि स्क्राइबर का पॉइंट 10 से 15 डिग्री तक होता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर बैंड होता है। यानी स्क्राइबर के पॉइंट को ग्राइंड करने के लिए लगभग यानी 10 से 15 डिग्री तक का स्क्राइबर का पॉइंट होता है। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन पूछता है कि स्क्राइबर के पॉइंट को कितने डिग्री तक ग्राइंड किया जाता है, तो 10 से 15 डिग्री तक में ग्राइंड किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन मिलता है 12 से 15, तो आप 12 से 15 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि 12 से 15, तो आपको 12 से 15 लगाना होगा। अगर आपको ऑप्शन मिलता है 10 से 15, तो आपको 10 से 15 लगाना होगा। अगर आपको ऑप्शन के अंदर दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो आप 12 से 15 वाला ऑप्शन को चूज़ करिएगा। जो 9वां पॉइंट बोल रहा है स्क्राइबर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और उसके पॉइंट को जो हार्ड और टेम्पर किया जाता है। यानी पॉइंट कौन सा पॉइंट जिससे हम लेआउट बना रहे हैं, उस पॉइंट को घिसने से टूटने से बचाने के लिए उसके को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ISI के अनुसार स्क्राइबर की लंबाई जो होती है वो 150 mm से 200 mm तक में पाई जाती है। स्क्राइबर का झुकाव कोण 60 डिग्री का होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी सरफेस पर लाइनें को ड्रॉ करते हैं या लेआउट बनाते हैं, तब स्क्राइबर को 60 डिग्री के कोण पर झुका कर उस पर लाइन बनाई जाती है। अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर रख के मार्किंग करेंगे तो वो मार्किंग में कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन अगर हम 60 डिग्री के झुकाव कोण पर स्क्राइबर को रखेंगे तो वो मार्किंग एक्यूरेट होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि डिवाइडर का प्रयोग वृत्तचाप खींचने के लिए किया जाता है और दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
तो आप लोग जानते होंगे कि डिवाइडर होता क्या है। अगर किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स देखा हो तो डिवाइडर उसके अंदर मिल जाता है, तो उसका प्रयोग करके हम किसी के ऊपर भी वृत्त बना सकते हैं, चाप खींच सकते हैं, उसके अलावा दूरियों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट कैलिपर फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है और एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है। अगर मैं दोनों की परिशुद्धता की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा परिशुद्ध होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, क्योंकि इसे एक्यूरेसी में हम फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि डिवाइडर की जो लंबाई होती है उसके पिविट से पॉइंट तक की होती है। पिविट किसको बोलते हैं? जहाँ दोनों डिवाइडर के दोनों पॉइंट आपस में बंधे हुए रहते हैं, जहाँ से उसका मूवमेंट होता है, वहाँ पे एक नट लगा रहता है छोटा सा, जिसे पिवेट बोला जाता है। पिवेट से उसके पॉइंट तक की लंबाई को हम डिवाइडर की लंबाई बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि डिवाइडर के पॉइंट को सरफेस पर बैठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कि हम डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग करते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि हमें डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसके प्रयोग के साथ स्टील रूल का भी प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष मापी यंत्र यानी उसके ऊपर कोई मेजरिंग आइडेंटिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल अकेला होता है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। उससे पहले स्टील रूल पर रखा जाता है। जैसे हमें 1 सेंटीमीटर का अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो हम उसे 1 सेंटीमीटर नापेंगे, फिर वर्कपीस पर ले आके उसे 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे या 10 mm का चाप काटेंगे। तो कैलिपर, डिवाइडर और ये सभी अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, क्योंकि उसे हम प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है किसी भी साइन की। कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला कैलिपर होता है वो होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अगर मैं दोनों की परिशुद्धता की बात करता हूं तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भैया फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में से कौन सा सबसे ज़्यादा परिशुद्ध होता है या ये परिशुद्धता से नाप ली जा सकती है किसके द्वारा, तो वो होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स पूछे गए हैं। तो ये 3 टाइप के कैलिपर होते हैं, जैसे कि आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर क्या करता है? बाहरी मापों को लिया जाता है आउटसाइड कैलिपर के द्वारा। इनसाइड कैलिपर के द्वारा क्या किया जाता है? इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम अंदरूनी मापों को ले सकते हैं। और जेनी कैलिपर कैसा होता है? जेनी कैलिपर का एक जो हिस्सा रहता है या एक टांग जो रहती है वो मुड़ी हुई रहती है, तो उसे हम जेनी कैलिपर बोलते हैं। जेनी कैलिपर का यूज़ करके हम किसी भी गोल वर्कपीस का केंद्र निकाल सकते हैं, गोल बेलनाकार वर्कपीस का केंद्र निकाल सकते हैं। किसका यूज़ करके? जेनी कैलिपर का यूज़ करके। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमें इस ड्रिल को स्थान देने के लिए किस पंच का यूज़ करेंगे, तो हम ड्रिल को स्थान देने के लिए सेंटर पंच का यूज़ करेंगे। और सेंटर पंच का जो कोण होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमें डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देना है तो हम किस प्रकार के पंच का यूज़ करेंगे, तो हम प्रिक पंच का यूज़ करेंगे। और इसका जो कोण होता है, जो एंगल होता है प्रिक पंच का, वो कितना होता है? तो प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो होता है आपका 30 डिग्री। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि डॉट पंच का प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए होता है। तो डॉट पंच क्या होता है? विटनेस मार्किंग के लिए, यानी साक्षात विटनेस मार्किंग के लिए होता है। तो डॉट पंच का जो कोण होता है वो कितना होता है? वो 60 डिग्री होता है। डॉट पंच का प्रयोग जो होता है पॉइंट वो 60 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि किसका कोण कितना होता है, तो वो यहीं दिया हुआ है। तो सेंटर पंच का जो कोण है वो होता है 90 डिग्री, प्रिक पंच का जो कोण होता है वो होता है 30 डिग्री, डॉट पंच का जो कोण होता है वो होता है 60 डिग्री। और जो ऑटोमेटिक पंच आपको मिलते हैं जिसमें सिर्फ एक बटन दबाने से आपका पंच हो जाता है, उसमें आपको 60 और 90 डिग्री दोनों में ही आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जो हैंड हैमर का भार है वो कितना होता है? 150 से 1500 ग्राम तक होता है। किसका प्रयोग? हैंड हैमर का प्रयोग। हैंड हैमर का जो भार है वो 150 या
1500 ग्राम तक हो सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि मार्किंग के लिए हम जो हैमर का यूज़ करते हैं उसका जो भार होता है 250 ग्राम होता है। मार्किंग से इनका संबंध है, विटनेस मार्किंग करते टाइम हम 250 ग्राम के हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए कि हैमर किस स्टील से बनाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाया जाता है या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। हो सकता है कि आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का लगाना है, और कास्ट आयरन से भी इस स्टील हैमर को बनाया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि हैमर को हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, स्पेसिफिकेशन कैसे देंगे उसका। तो हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है उसके भार पेन के साइज़ के अनुसार दिया जाता है। जैसे अगर हमें चाहिए 200 ग्राम का हैमर चाहिए तो हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि 200 ग्राम का हैमर चाहिए, और उसके साथ हमें कौन सा पेन का हैमर चाहिए, कि क्रॉस पेन चाहिए या बॉल पेन चाहिए या स्ट्रेट पेन हैमर चाहिए। इस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई करते हैं। और हैमर की स्पेसिफिकेशन लिखी कहाँ होती है, जो हैमर की जो स्पेसिफिकेशन है वो हैमर के चिक पर लिखी होती है, जो साइड वाला भाग रहता है उसके ऊपर लिखी होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि हम बॉल पेन हैमर का यूज़ कहाँ करते हैं, क्रॉस पेन हैमर का यूज़ कहाँ करते हैं और स्ट्रेट पेन हैमर का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं, बॉल पेन हैमर का यूज़ हम रिवीटिंग कार्यों के लिए किया जाता है, और क्रॉस पेन हैमर का यूज़ हम स्ट्रेचिंग कार्यों के लिए करते हैं, और स्ट्रेट पेन हैमर का यूज़ हम उसको ग्रूव कार्य के लिए किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रिवेटिंग कार्य के लिए हम किस प्रकार के हैमर का यूज़ करते हैं, तो आपको सही ऑप्शन लगाना है बॉल पेन हैमर। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेचिंग कार्यों के लिए हम किस पेन का हैमर का यूज़ करते हैं, तो उसमें आएगा आपका क्रॉस पेन हैमर। और स्ट्रेट पेन हैमर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्रूव कार्य के लिए। हमें ग्रूव बनाना है कहीं या ग्रूव कार्य करना है तो हम उसके लिए ग्रूव का प्रयोग करेंगे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्रॉस पेन हैमर है या स्ट्रेट पेन हैमर है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं ये क्रॉस पेन लिखा हुआ है। क्रॉस पेन का मतलब उसके हैंडल के क्रॉस में उसका जो पेन होगा वो हैंडल उसके क्रॉस में होगा, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पेन हैमर। अगर स्ट्रेट पेन हैमर है तो जो उसका हैंडल है हैमर का उसके स्ट्रेट में अगर उसका पेन होगा तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट पेन हैमर। और जैसे कि आप बॉल पेन से समझ ही जा रहे हैं कि उसका जो हिस्सा होगा वो बॉल की तरह गोल होगा, तो उसे हम बोलेंगे बॉल पेन हैमर। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि वी ब्लॉक का प्रयोग गोल छड़ को सहारा देने के लिए किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी ब्लॉक को गोल जॉब को सहारा देने के लिए या गोल छड़ को सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम गोल जॉब को सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक भी दो प्रकार के होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी प्रकार के होते हैं। तो जो ग्रेड ए प्रकार के जो वी ब्लॉक है वो अधिक परिशुद्ध होते हैं। जो इसकी लंबाई है वो लगभग 100 mm लंबाई तक में उपलब्ध होते हैं। जो इसको बनाया जाता है हाई ग्रेड की स्टील से बनाया जाता है, और इसका प्रयोग हम टूल रूम कार्यों में किया जाता है। और जो नेक्स्ट प्रकार का जो ग्रेड है वो है ग्रेड बी। तो ग्रेड बी प्रकार के वी ब्लॉक इसकी परिशुद्धता ए ग्रेड से कम होती है, और यह 300 mm लंबाई तक उपलब्ध होते हैं। इसको क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है और इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम टूल रूम कार्य के लिए किस प्रकार के वी ब्लॉक का यूज़ करेंगे, तो उसमें हमें लगाना है सही आंसर ग्रेड ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्कशॉप में हम किस प्रकार के ग्रेड का प्रयोग करते हैं, तो हमें लगाना है ग्रेड सी प्रकार के वी ब्लॉक का हम यूज़ वर्कशॉप में करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा वी ब्लॉक सबसे अधिक परिशुद्ध होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी, तो आपको जो सबसे अधिक परिशुद्ध जो वी ब्लॉक होता है वो होता है ग्रेड ए प्रकार का। इसे किससे बनाया जाता है, हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है। और ग्रेड बी के वी ब्लॉक को बनाया जाता है क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वी ब्लॉक को हम यू क्लैंप के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी एक यू क्लैंप होता है उसके साथ हम वी ब्लॉक को प्रयोग करते हैं क्योंकि गोल जॉब को हिलने से रोकना है, इसलिए हम यू क्लैंप का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि वी ब्लॉक का इंक्लाइंड एंगल 90 डिग्री का होता है। और जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है वी ब्लॉक का जो साइज़ है उसकी लंबाई के लिए किया जाता है, उसकी लंबाई से लिया जाता है। वी ब्लॉक को हम कैसे स्पेसिफाई करें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 50/5 40 ASI 2949। तो हम इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, तो
तो ये जो 50 दिया गया है वो दिया गया है वी ब्लॉक का साइज़। जो वी ब्लॉक का साइज़ है यानी 50 मीटर लंबा इसका साइज़ होगा, लंबाई होगी 50, इसकी लंबाई होगी, साइज़ होगी। उसके अलावा जो 5 है इसका जो ये न्यूनतम व्यास दिया गया है कि ये 5 mm तक का न्यूनतम व्यास ले सकता है, और जो ये 40 है वो अधिकतम व्यास दिया गया है कि ये कितने अधिक से अधिक व्यास को हैंडल कर सकता है या उसको रख सकते हैं उसके ऊपर। उसके अलावा जो ये ए लिखा गया है वो लिखा गया है इसका ग्रेड, तो ये किस ग्रेड का है, या ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये ए है ये ग्रेड को इंगित करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि बेंच वाइज का साइज़ है वो उसकी जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जॉ प्लेट टूल स्टील से बनाई जाती है। आपको इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बेंच वाइज को किस आयरन से या किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है, कास्ट करके। और जो इसकी जॉ प्लेट रहती है वो कौन से स्टील से बनी होती है, वो इसे टूल स्टील से बनाया जाता है। और जॉ प्लेट की जो चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है, 150 mm सामान्यतः जॉ प्लेट की जबड़े होते हैं। और गाइड नट और बॉक्स नट का मटेरियल जो होता है वो गन मेटल का बना होता है। हमारे वाइस के अंदर एक गाइड नट और बॉक्स नट लगा होता है, गाइड नट बोल सकते हैं या बॉक्स नट बोल सकते हैं। वो किस धातु का बना होता है, वो गन मेटल का बना होता है। और जो हमारे जो वाइस का जो हैंडल होता है उसे हम माइल्ड स्टील का होता है या माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। और जो उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है वो स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं कि भैया हमारी वाइस का हैंडल किसका बना होता है, तो हमें बताना होगा कि माइल्ड स्टील का बना होता है। हमारी जो वाइस के अंदर जो पिन लगी होती है या स्प्रिंग लगी होती है वो किस स्टील की बनाई जाती है, वो स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो जॉ प्लेट है वो 75 से 150 mm तक में पाई जाती है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जॉ प्लेट किस लंबाई तक में पाई जाती है, तो आपको जो सही आंसर है वो लगाना होगा 75 से 150 mm तक की जॉ प्लेट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार पाई जाती हैं। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कॉम्बिनेशन सेट में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड। तो उसमें पूछा गया है कि प्रोटेक्टर हेड का यूज़ कहाँ होता है, तो प्रोटेक्टर हेड का यूज़ हम कोण को मापने के लिए किया जाता है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है इन मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम के बारे में बताया गया। अगर आपसे ब्रिटिश सिस्टम के बारे में पूछता है तो ये 0.001 mm या 0.001 इंच होता है मैट्रिक्स ब्रिटिश सिस्टम में। जो नेक्स्ट बोला गया है वो बोला गया कि वर्नियर कैलिपर में डेप्थ बार वर्नियर स्केल से जुड़ी रहती है, यानी मूवेबल जॉ के साथ ये जुड़ी रहती है डेप्थ गेज या डेप्थ बार। हम कोई भी कैलिपर देखते हैं तो उसके अंदर आपको फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू देखने को मिलता है, तो उसका यूज़ हम करते हैं फाइन एडजस्टमेंट के लिए, यानी हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है या थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। हल्के से एडजस्टमेंट के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें हमें बर्नियर कैलिपर का, बर्नियर स्केल का हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि मेन स्केल के जो 9 भाग के बराबर बर्नियर स्केल के 10 भाग मिलते हैं तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, यानी 9 भाग और 10 भाग के बराबर कितना होगा। तो इसमें हमने देखा कि एक मेन स्केल डिवीज़न 1 mm के बराबर है, तो हमारे 9 मेन स्केल डिवीज़न कितने स्केल के बराबर होंगे, 9 mm के बराबर होंगे। तो हम 9 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न करेंगे। तो हम 9 mm यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान कितना होगा, 9/10 mm। तो हम जैसे ही डिस्काउंट निकालेंगे तो 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1 स्केल डिवीज़न का मान था 1 mm और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान था 9/10 mm। तो जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो जो हमारा लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.1 mm। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो दिया गया है फॉर्मूला
हमेशा याद रखिए हमें फार्मूले का यूज़ करना ही है। जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालिए, तो हमें हमेशा अगर स्केल भाग दिए हुए हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है तो हमें हमेशा उस तरीके से ही करना है। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि 49 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 50 वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीज़न, यानी हमारे जो 49 मेन स्केल के डिवीज़न हैं वो 50 मेन स्केल डिवीज़न के वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर थे। तो जैसे हम बोलेंगे कि हमारा 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, तो हमारा जो 1 मेन स्केल डिवीज़न है वो 1 mm के बराबर है। उसके बाद हमारा जो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो कितने के बराबर होगा, 49/50 के बराबर होगा। उसके अलावा हम लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं हम 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो हम जैसे ही इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इसके लिए 1 करेंगे और इसके लिए 49/50 करेंगे, तो हमारा जो लीस्ट काउंट है 0.02 mm आ जाएगा। जो नेक्स्ट है वो बोला गया है कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट रहता है वो रहता है 0.001 mm होता है इन मैट्रिक्स सिस्टम। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं तो 0.001 इंच इन ब्रिटिश सिस्टम में इसका लीस्ट काउंट होता है। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीज़न का मान 0.01 mm होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है माइक्रोमीटर में, तो आपको याद रखना होगा 0.01 mm माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीज़न का मान होता है। माइक्रोमीटर के एक स्लीव डिवीज़न का मान कितना होता है, तो माइक्रोमीटर के एक स्लीव डिवीज़न का मान होता है 0.5 mm होता है। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थिम्बल डिवीज़न का जो मान होता है वो 0.01 होता है और स्लीव स्केल डिवीज़न का मान होता है वो 0.5 mm होता है। जो नेक्स्ट है वो बोला गया है कि माइक्रोमीटर के स्लीव की डेटम लाइन के 0 से थिम्बल के 0 मिलता है तो उसे हम ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो एरर यानी थिम्बल का 0 और स्लीव का 0 और थिम्बल का 0 आपस में मिल रहा है तो हम उसे ज़ीरो एरर बोलेंगे, यानी इसके अंदर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। ज़ीरो एरर का मतलब वो है। हमारे एरर भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में 0 का स्लीव डेटम लाइन के नीचे रह जाता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर में थिम्बल का 0 स्लीव की डेटम लाइन के आगे निकल जाता है, तो उसे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर करते हैं। जो नेक्स्ट बोल रहा है वो बोल रहा है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट की शुद्धता में माप ली जा सकती है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, डिस्क पर मेन स्केल डिवीज़न अंकित रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि भैया मेन स्केल डिवीज़न कहाँ पे अंकित होते हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो मेन स्केल डिवीज़न है कहाँ अंकित होता है, वो होता है आपका डिस्क के ऊपर। और डायल के ऊपर कौन सा स्केल अंकित होता है, बर्नियर स्केल डिवीज़न। तो आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन आ ही जाता है और इसमें ही लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। बर्नियर स्केल डिवीज़न कहाँ अंकित होता है, आपका डायल के ऊपर, और मेन स्केल डिवीज़न आपका अंकित होता है डिस्क के ऊपर। तो इसमें सीधा कर देता हूँ उसको, डायल का मतलब होता है सीधा सीधा बर्नियर मेन स्केल डिवीज़न से, ठीक है, नॉर्मली याद रखिएगा। उसके अलावा बर्नियर पैमाने का एक भाग का मान कितना होता है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना होगा कि भाई कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट। क्वेश्चन कैसा आएगा आपको कि बर्नियर पैमाने का एक भाग का मान कितना होता है, तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन लगवाना है 1 डिग्री 55 मिनट आपके बर्नियर पैमाने का एक भाग का मान होता है। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग न्यून और अधिक कोण मापने के लिए किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग न्यून और अधिक कोण मापने के लिए किया जाता है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, और अधिक कोण कौन सा होता है जो 90 डिग्री के ऊपर होता है। जैसे 90 के बाद के जैसे 95, 91, 92, 93, 80 तो अपना न्यून कोण हो जाएगा, लेकिन जो भी 90 डिग्री के ऊपर होगा वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। जो नेक्स्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 40 डिग्री 5 मिनट को हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से माप सकते हैं और 40.4 मिनट को हम साइन बार से माप सकते हैं। इसका कारण क्यों,
हम दोनों जैसे ये 40.5 दिया है और यहाँ 40.4 दिया है, इसे हम दोनों को किसी एक से क्यों नहीं नाप सकते हैं? क्योंकि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। तो जैसे इसमें 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 का मतलब है 5 मिनट, यानी हम 40.5 मिनट को हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। अगर इसके जगह 40.10 दिया होता तो भी हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते, 14.15 दिया होता तो हम बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते। लेकिन अगर हमें दिया होता 40.11 तो हम साइन बार का यूज़ करते हैं, क्योंकि साइन बार का जो अल्पतमांक होता है वो 1 मिनट होता है। तो जैसे कि आप नीचे देख ही पा रहे हैं कि साइन बार का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिनट होता है। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन आता है कि 40.1 को हम किससे नापते हैं, तो हमें हमेशा साइन बार का यूज़ करना है, क्योंकि साइन बार 1 मिनट की शुद्धता में नापता है और बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट की शुद्धता में नापता है। तो 15, 10, आपका 20, 25, 30 पॉइंट के बाद जो भी हो वो हमेशा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से ही नापा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब आपके साइन बार से नापे जाएंगे मिनट वाले। और जैसे ही नीचे अपन ने पढ़ लिया है कि साइन बार का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिनट होता है। उसका जो सेकंड पॉइंट बोला गया है वो बोला गया है डिग्री की ग्रेजुएशन डिस्क पर अंकित होती है। उसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? एसआई सिस्टम में लंबाई की इकाई मीटर होती है। एसआई सिस्टम में लंबाई की इकाई मीटर होती है। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लंबाई की इकाइयाँ आपको सारी याद करना पड़ेगी, कौन सी इकाई किस चीज़ के लिए होती है। तो एसआई सिस्टम में लंबाई की इकाई मीटर होती है, तो ये याद रख लीजिएगा। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी कभार ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल 0.5 mm आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लीड होती है वो 0.5 mm होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोमीटर की लीड कितनी होती है, तो 0.5 होती है। और जो ये क्वेश्चन लिखा गया है कि माइक्रोमीटर एक चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है, यानी एक पूरा चक्कर लगाएगा जब माइक्रोमीटर, तो वो कितने आगे बढ़ेगा? थिम्बल 0.5 mm आगे बढ़ता है। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्नग हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। जो आपने यूनिवर्सल सरफेस गेज देखा होगा, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक स्नग नाम का एक पार्ट होता है जो आपके स्क्राइबर को पकड़ता है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को पकड़ने का काम कौन करता है? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्नग हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। जो उसके ऊपर का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उसको बोलते हैं सेल्यूलोज लेकर मार्किंग मीडिया अलग अलग रंगों में पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? अलग अलग रंगों में कौन सा मार्किंग मीडिया मिलता है? तो अलग अलग रंगों में सेल्यूलोज लेकर नाम का मार्किंग मीडिया अलग अलग रंगों में पाया जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड ढीला हो जाने का कारण होता है ब्लेड का खिंच जाना। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि नया ब्लेड ढीला होने का कारण क्या होता है? तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन लगाना है कि ब्लेड अगर खिंच जाएगी तो उसके कारण जो नया ब्लेड है वो खांचे में ढीला हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट है वो बोल रहे हैं कि की वे काटने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। कॉर्नर की और जॉइंट पर मटेरियल को खरोंचने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑयल ग्रुव को काटने के लिए हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। कि चीज़ल कितने प्रकार की? चीज़ल 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड चीज़ल होती है और एक हॉट चीज़ल होती है। हॉट चीज़ल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बढ़ई के कामों में, यानी जो लोहार का काम होता है उसमें हम हॉट चीज़ल का यूज़ करते हैं। और कोल्ड चीज़ल का यूज़ हम नॉर्मली वर्कशॉप में किया जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि वे काटने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। कॉर्नर और जॉइंट की मटेरियल को हटाने के लिए, यानी कोने के मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट छेनी का यूज़ किया जाता है। ऑयल ग्रुव को काटने के लिए हम हाफ राउंड छेनी का प्रयोग करते हैं। तो ये सब आपको चीज़ल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा डायल है, यानी स्टॉक और प्रोटेक्टर दोनों मिले हुए रहते हैं। जो नेक्स्ट बोल रहा है वो है पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया क्या होता है? पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मशीन से तैयार स्पष्ट सतह पर रेखा खींचने के लिए हम पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं। तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया का यूज़ या उपयोग हम कहाँ करते हैं?
तो आपको ऑप्शन में लगाना है कि पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया का यूज़ हम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है आसान से हैंडल, यानी आसानी से हैंडल करने के लिए हम स्लॉटेड एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ये कोई इसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने के लिए, आपको याद ही करना होगा। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट्स का उद्देश्य होता है आसानी से हैंडल। अगर आपको आसानी से हैंडल नहीं दिया है अगर ऑप्शन में, तो आपको लगाना होगा जॉब को क्लेम करने के लिए, जॉब को सहारा या पकड़ने के लिए, ये भी याद रखना होगा। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमें एक कॉर्नर की फाइलिंग करना है जिसका जो एंगल दिया गया है वो दिया गया है 15 डिग्री का, तो हम किस प्रकार की फ़ाइल का यूज़ करेंगे। तो हम उसमें नाइफ एज फाइल का यूज़ करेंगे। 30 डिग्री से कम और 10 डिग्री से ऊपर होना चाहिए उसमें। और जो तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि 60 डिग्री से अधिक के लिए त्रिकोण फाइल का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रायंगल फाइल का प्रयोग किया जाता है। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। जो अगर हमें कोई हैवी वर्क करना है या हैवी वर्किंग ड्यूटी करना है तो उसके लिए हम कौन से ग्राइंडर का यूज़ करेंगे, पेडिस्टल ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों पर को तेज करने के लिए मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। मिल सॉ फाइल कौन सी होती है वो पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि हमें लकड़ी की आरी के दांतों को तेज करना है तो हम किस प्रकार की फाइल का यूज़ करेंगे, तो हमें मिल सॉ फाइल का यूज़ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ड्रिल शैंक पर मोर स्टेपल की रेंज MT1 से MT5 तक रहती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ड्रिल शैंक की जो मोर स्टेपर है वो किस रेंज से किस रेंज तक में होता है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको टिक कौन सा लगाना है, MT1 से MT5 तक रहती है मोर स्टेपर। और जो उसकी टोटल रेंज रहती है वो रहती है MT0 से MT7 तक, इसकी जो टोटल रेंज रहती है मोर स्टेपर की, ये भी आपको याद रखना होगा। जो नेक्स्ट बोल रहा है वो बोल रहा है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंज क्या कौन सा होता है। तो टी हैंड टेप रेंज का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबंधित स्थान यानी जहाँ पे हम और कोई टेप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम किस प्रकार के टेप का यूज़ करेंगे, टी हैंड टेप रेंज का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटने की गति यानी स्पीड, कटिंग स्पीड को हम किस में मापते हैं, मीटर प्रति मिनट में मापेंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो स्पीड है ड्रिलिंग की वो रहती है मीटर प्रति मिनट। और जो मेजर डाया है जो हमें नापना है, माइनर डाया हमें छोटा डाया नापना, तो हम उसका जो फॉर्मूला है वो होता है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है कि वाइट वॉश मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। और ये वाइट वॉश क्या होता है, ये होता है चौक का पानी या चौक को हम गला के उसको हम किसी मार्किंग सरफेस या मार्किंग मीडिया की तरह यूज़ करते हैं। और उसका यूज़ कहाँ करते हैं, रफ फोर्जिंग या कास्टिंग की सरफेस के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो एकदम रफ सरफेस होती है, इसलिए हमें उस पर मार्किंग के लिए हम वाइट वॉश का यूज़ करते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग कोण को मापने के लिए किया जाता है। तो ये भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ हम कोण को मापने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए कंटूर ब्लेड सॉ का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी प्रोफाइल की ब्लेड को जॉब को काटना हो, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए कंटूर ब्लेड सॉ का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होंगे क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूरी एग्ज़ाम में आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर देते, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं रहता है। तो ये 85 क्वेश्चन थे आज के, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अगले उसमें दूसरे क्वेश्चन के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय।